मेरे प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका नोटबुक आईएएस संस्थान में। मेरा नाम है सुनील कुमार। मैं आपको ज्योग्राफी की क्लास पढ़ाता हूँ। अब तक हम लोग 3 क्लास कर चुके हैं, ये हमारी चौथी क्लास है। तो अभी तक जो हम आप लोग को पढ़ा रहे थे वो सब आपको एग्ज़ाम के हिसाब से ही पढ़ा रहे थे। जो अभी आने वाला एग्ज़ाम है आर ओ चाहे पेट का एग्ज़ाम होने वाला है या आर ओ का एग्ज़ाम होने वाला है, या आगामी जो परीक्षाएं हैं यूपी पीसीएस की, अपर की या फिर यूपीएससी की, उसमें भी ये आपको काम में आएगा। या वनडे एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें भी यूज़ में आएगा। तो आप बराबर हमारी क्लास फॉलो करते रहिए। इससे आपको हर एक एग्ज़ाम में बहुत ही बढ़िया बेनिफिट मिलेगा। फैक्चुअल मैं पढ़ा रहा हूँ। ये जितने भी फैक्ट्स पूछे जाएंगे एग्जाम में वो आप आसानी से इस वीडियो के माध्यम से कवर कर पाएंगे। तो चलिए, आज की जो वीडियो है, हम ज्योग्राफी की चौथी क्लास में हम लोग देखेंगे कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा क्या है, हम इसके बारे में जानेंगे। समय कटिबंध के बारे में जानेंगे, टाइम जोन वगैरह के बारे में, साथ ही साथ पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में हम डिटेल अध्ययन करेंगे, या उससे रिलेटेड जो फैक्ट है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अक्षांश क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अक्षांश क्या होता है, देशांतर रेखा क्या है, या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, समय कटिबंध क्या है, हम इन सब के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा क्या होता है ये हम देखेंगे। तो हम लोग पहले ये जानेंगे अक्षांश रेखा कहते किसको हैं, कहाँ पे है पृथ्वी पे। तो मतलब पृथ्वी पे तो हम लोग को दिखाई नहीं देती एक अक्षांश रेखा या कोई ऐसी रेखा खींची गई है। तो ये कोई वास्तव में कोई रेखा खींची नहीं गई, ये काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक रेखा है जिससे हमको मैप वगैरह बनाने में आसानी हो जाती है, या फिर रास्ता वगैरह या किसी क्षेत्र विशेष के बारे में हमको लोकेशन जानना है तो वहाँ पे ये यूज होता है। तो हम देखेंगे जो अक्षांश रेखा है वो जो भूमध्य रेखा है, ये हमारी क्या है, ये भूमध्य रेखा है। इक्वेटर लाइन ये 0 डिग्री होता है, भूमध्य रेखा है। इसके उत्तर और दक्षिण, उत्तर मतलब ये नॉर्थ, नॉर्थ और ये साउथ। नॉर्थ और साउथ में जो पृथ्वी के केंद्र से चारों तरफ रेखीय रेखा जो खींची गई, एक वृत्त के रूप में जो चारों तरफ खींची गई, मतलब पृथ्वी के केंद्र से, यानी ये सेंटर हो गया, ठीक है। इसकी चारों तरफ जो रेखाएं खींची गई हैं, ये रेखा जो है, ये जो रेखा खींची गई है, ये रेखा जो, ये क्या है, अक्षांश रेखा है। अक्षांश, अक्षांश रेखा है, ठीक है। तो हम लोग की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई जो है कोणीय दूरी, वह अक्षांश कहलाती है, ठीक है। ये क्या कहलाती है, अक्षांश रेखा कहलाती है, अक्षांश कहलाती है। तो ये हम देखेंगे भूमध्य रेखा के समानांतर ध्रुवों तक, ये दोनों गोलार्धों में फैली हुई है। मतलब ये आपका ध्रुव, दोनों ध्रुव मतलब ये नॉर्थ और ये साउथ, दोनों ध्रुव में समानांतर रूप से फैली हुई है। विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण में जो ये अक्षांश रेखाएं हैं वो फैली हुई हैं पूरी तरीके से। अब हम लोग देखेंगे टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, ठीक है। ये हमारी, हमने बताया आपको कि भूमध्य रेखा के नॉर्थ और साउथ, ठीक है, नॉर्थ और साउथ में क्या है, ये अक्षांश रेखाएं हैं। ये क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है। तो टोटल हम देखेंगे टोटल अक्षांश रेखाएं कितना है। तो ये ध्रुव हमारा कितना है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये भी 90 डिग्री है, 90, 90 डिग्री ध्रुवों की तरफ, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एक भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री है, भूमध्य रेखा, इसको भी हम लोग काउंट करेंगे। तो एक भूमध्य रेखा, तो टोटल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, 181 अक्षांश रेखाएं हैं। तो टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी है, 181 अक्षांश रेखाएं हैं। अब हम लोग देखेंगे कि एक अक्षांश में कितना किलोमीटर होता है, ठीक, टोटल डिस्टेंस कितना होता है एक अक्षांश में। तो हम लोग देखेंगे 1 डिग्री अक्षांश में 111 किलोमीटर होता है। ये सब फैक्ट है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि 1 डिग्री में कितना अक्षांश रेखा होता है, 111, 1 डिग्री में 111 किलोमीटर होता है। 1 डिग्री अक्षांश में कितना होता है, 111 किलोमीटर होता है। तो इसको अच्छे से आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम देखेंगे देशांतर रेखा।
देशांतर रेखा क्या होता है ये हम देखेंगे। देशांतर रेखा जब हम देखेंगे तो ये हम देखेंगे कि किसी स्थान की कोणीय दूरी जो प्रधान या उत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में होती है, पूर्व एवं पश्चिम में होती है, वो देशांतर रेखा कहलाती है। मतलब ये जो रेखा है, ये जो रेखा है वो क्या है, देशांतर रेखा है। ये जो रेखा है वो क्या है, वो देशांतर रेखा है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, देशांतर रेखा कहेंगे। तो हम लोग देखेंगे देशांतर रेखा कितनी है। 0 डिग्री से दोनों ओर 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं हैं। 0 डिग्री से मतलब इसको हम 0 डिग्री मान लेंगे, तो 0 डिग्री से उधर इसकी जस्ट अपोजिट कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा जो सामने है वो 0 डिग्री हो गया, इसकी जस्ट पीछे कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो कुल कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, तो हम देखेंगे कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, तो कुल 360 अक्षांश रेखाएं हैं। तो कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, 360 अक्षांश रेखाएं हैं। 360 अक्षांश रेखाएं हैं, सॉरी कुल देशांतर रेखा कितना है, 360 रेखा, 360 डिग्री देशांतर रेखा है। ये देखिए ये क्या है, ये अक्षांश रेखा है और ये क्या है, ये देशांतर रेखा है। तो जो टोटल अक्षांश रेखा है कितनी है, 181 है। और ये अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा कितना है, देशांतर रेखा है 360। ठीक है, ये 360 क्या है, देशांतर रेखा है। तो हम लोग देखेंगे 1 डिग्री देशांतर रेखा में कितना किलोमीटर होता है, तो भूमध्य रेखा पर होता है 111.32 किलोमीटर होता है। क्योंकि अक्षांश रेखाओं के बीच जो दूरी होती है वो ध्रुवों की तरफ कम होती जाती है, ध्रुवों की तरफ कम होती जाती है ये। तो यहाँ भूमध्य रेखा पे जो है वो कितना होता है, 111.32 किलोमीटर होता है, 32 किलोमीटर होता है। और इधर ध्रुवों की तरफ जो क्या होता है कि उसका जो डिस्टेंस है वो कम होता जाता है। अब हम देखेंगे कि प्रमुख रूप से अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी हैं। प्रमुख रूप से अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी हैं, जैसे कि कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, 0 डिग्री है भूमध्य रेखा, और 23.5 डिग्री मकर रेखा है। ठीक है, ये मैक्सिमम जो अक्षांश रेखा है वो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको याद रखिएगा। हम लोग देखेंगे 1 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने में कुल कितना समय लगता है। तो 1 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने में टोटल 4 मिनट का समय लगता है। टोटल कितना लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, वनडे एग्जाम, आर जैसे एग्जाम में पूछा जाता है, इसको हमेशा याद रखिएगा। तो 1 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट लगता है। ठीक है, इसी तरह 15 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने में पृथ्वी को 1 घंटा लगता है। और 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम को पार करने में 24 घंटा पृथ्वी को लगता है। इसी से हमारा क्या होता है, समय निर्धारित होता है कि हमारा दिन और रात का जो समय मिला कितना है, 24 घंटा होता है। अब हम जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी जो है 180 डिग्री यामोत्तर के लगभग 7 स्थल खंडों को क्या है, छोड़ते हुए निर्धारित की गई क्या है, एक काल्पनिक रेखा है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, पृथ्वी पर 180 डिग्री यामोत्तर रेखा को लगभग 7 स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई एक काल्पनिक रेखा है। ये काल्पनिक रेखा है और इसको क्या है कि मैप में क्या है, 3 जगह से मोड़ा गया है। 3 जगह से मोड़ा, जैसे 75 डिग्री पर साइबेरिया को अलास्का से अलग रखने के लिए एक जगह पूर्व की ओर मोड़ा गया। मतलब ये 3 जगह मोड़ा गया, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है, क्वेश्चन बनता है इस पे। तो 75 डिग्री पर साइबेरिया को अलास्का से अलग रखने के लिए पूर्व की दिशा में मोड़ा गया है, ये याद रखिएगा। बेरिंग सागर के पास पश्चिम की ओर मोड़ा गया है, ये याद रखिएगा। फिजी और न्यूजीलैंड के पास दक्षिण प्रशांत महासागर में पूर्व की दिशा में मोड़ा गया है। तो ये याद रखिएगा कि कुल 3 जगह से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को मोड़ा गया है। अब हम लोग देखेंगे जैसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है उसको हम 0 मान लेते हैं। जैसे ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, ये 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री
होता है। यहाँ पे हम लोग इसको 0 मान लेते हैं, ठीक है। 0 अगर मानेंगे तो इसके पूर्व और पश्चिम जाने में क्या फर्क पड़ेगा। जैसे अगर इसकी अंतरिक्ष तिथि रेखा अगर हम लोग पश्चिम में जाते हैं तो पश्चिम में जाएंगे तो हमारा क्या होगा, 1 दिन का अंतर पाया जाएगा, 1 दिन का अंतर पाया जाएगा, ठीक है। ये हमारा ईस्ट हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया। तो इधर यहाँ से जब पश्चिम में हम लोग जाएंगे तो 1 दिन का अंतर पाया जाएगा, मतलब ठीक है। मतलब कि जब हम पश्चिम में जाएंगे, अगर इधर मान लीजिए संडे है, इधर मान लीजिए संडे है, अगर हम इसके इधर जाएंगे तो 1 दिन क्या होगा, घटा दिया जाएगा, 1 दिन घटा दिया जाएगा, मतलब इधर हो जाएगा सैटरडे हो जाएगा, इधर सैटरडे हो जाएगा। 1 दिन घट पश्चिम अंतर्राष्ट्रीय रेखा तिथि रेखा के पश्चिम दिशा में जाने पर क्या होता है, 1 दिन घटा दिया जाता है, मतलब अगर इधर संडे है तो इधर सैटरडे हो जाएगा। अब पूर्व में जाने पर क्या होगा, पूर्व में जाने पर 1 दिन जोड़ दिया जाएगा, मतलब इधर सैटरडे है तो इधर जाने पर संडे हो जाएगा, और यहाँ संडे तो इधर जाने पर क्या हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। जैसे एशिया महाद्वीप से हम लोग अमेरिका महाद्वीप जाते हैं तो क्या होगा, सोमवार से इतवार हो जाएगा, मतलब 1 दिन घटा दिया गया है। अब हम लोग जानेंगे मानक समय क्या होता है, मानक समय क्या होता है और किस देश में कितना मानक समय रखा गया है वो भी हम लोग देखेंगे। तो मानक समय क्या होता है, किसी देश के मध्य से गुजरने वाली एक यामोत्तर लाइन होती है, किसी देश के मध्य से गुजरने वाली एक यामोत्तर लाइन होती है या माध्य होता है, उसको एक मानक समय मान लिया जाता है, वहीं से समय डिवाइड होता है पूरे देश के लिए। जैसे भारत का कितना होता है, 82.5 डिग्री ईस्ट है। 82.5 डिग्री ईस्ट कहाँ से होकर गुजरती है, तो ये गुजरती इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरए में कई बार पूछा है, ये नोट कर लीजिए कि इलाहाबाद के प्रयागराज से गुजरती है। अब हम लोग देखेंगे किस देश के पास एक से अधिक टाइम जोन है, मानक समय किसके पास सबसे एक से अधिक है, ये हम लोग देखेंगे। जैसे कि जितना बड़ा देश होगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो मानक समय एक हम नहीं रख सकते, तो उसके लिए क्या होता है, अलग अलग मानक समय रखे जाते हैं। जैसे अमेरिका, यूएसए, कनाडा, रूस, ये क्या है, बहुत बड़े देश हैं, तो ये सिर्फ एक मानक समय रख के अपना टाइम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कहीं सूर्योदय हो रहा है तो कहीं सूर्यास्त हो रहा होगा, तो इसलिए क्या करते हैं ये लोग अलग अलग टाइम जोन रखे हुए हैं। तो हम लोग जानेंगे किस देश के पास कितना टाइम जोन है। जैसे यूएसए के पास कितना है, यूएसए के पास जो है 7 टाइम जोन है, 7 मानक समय है। चीन के पास भी 7 मानक समय है। रूस के पास 11 है। सबसे अधिक किसके पास है, रूस के पास है, क्योंकि रूस क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, इसलिए रूस का मानक समय सबसे ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया के पास कितना मानक समय है, 3 है। अब भारत के पास कितना है, 1 मानक समय है, 82.5 डिग्री ईस्ट। अब हम लोग देखेंगे 0 डिग्री देशांतर जो है वो कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है। 0 डिग्री देशांतर कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, तो ग्रीनलैंड, नॉर्वेनियन सागर, ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस, माले, बर्किना फासो, घाना, दक्षिण अटलांटिक सागर, यहाँ से होकर क्या होती है, 0 डिग्री देशांतर गुजरती है। तो हमने पहले बताया था अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो 3 जगह से मोड़ी गई है, जगह भी हमने बता दिया था, आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा। अब हम देखेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित जो भी संकल्पनाएं दी गई हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे, छोटा छोटा जानेंगे फैक्ट टाइप का, कि किसने क्या क्या दिया है, जिससे ये एग्जाम में जो पूछा जाता है वो कवर हो सके। तो पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित जितनी संकल्पनाएं हैं वो हम लोग देखेंगे। जैसे अद्वैतवादी संकल्पना है, ठीक है। अद्वैतवादी संकल्पना में क्या कहा गया है कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो एक तारे से हुई है, पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे से मानी गई है, ठीक है। अब अगला है कांट की वायव्य संकल्पना, यह है 1775 में दी गई थी। लाप्लेस की निहारिका संकल्पना, ये 1796 में दी गई थी। तो ये सब मिलान करने के लिए आ जाएगा, या डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप लोग मिला लीजिएगा कि वायव्य संकल्पना किसने दी, किस सन में दी, निहारिका संकल्पना कब और किसने दी, ये सब मिलान करने के लिए
आ सकता है। अगला हम देखेंगे द्वैतवादी संकल्पना। द्वैतवादी संकल्पना में क्या होता है कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो दो तारों से मानी जाती है। मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति क्या है कि जब दो तारे आपस में टकराए उससे क्या हुआ, पृथ्वी का निर्माण हुआ। तो दो तारे से मिलती है, दो तारे से उत्पत्ति हुई है। इसमें कौन कौन है, जैसे चैम्बरलिन व मोल्टन है। इनकी जो संकल्पना का नाम है वो क्या है, ग्रहाणु संकल्पना। यह 1905 में इन्होंने दिया था। जेम्स जीन्स और जेफरीज, जेम्स जेफरीज ने जो संकल्पना दी उसका क्या नाम था, ज्वारी संकल्पना। तो ये मिलान करने के लिए पूछेगा ज्वारी संकल्पना किसने दी, ठीक है, ग्रहाणु संकल्पना किसने दी, किस सन में दी, तो ये मिलान करने के लिए आ सकता है। तो ज्वारी संकल्पना दी जेम्स और जिन ने व रेफरीज ने 1921 में। द्वैतारक संकल्पना किसने दी, रसेल ने दी, ठीक है। अंतर तारक धूल परिकल्पना किसने दी, ऑटो शिमर्ड ने, कब दी, 1943 में। अभिनव तारा संकल्पना, अभिनव तारा संकल्पना किसने दी, फ्रेड होयल व लिटिलटन ने, ये कब दी, 1993 में, ठीक है। तो ये सब फैक्ट मिलान करने के लिए पूछता है या डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में देखेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना से रिलेटेड जो भी फैक्ट है हम लोग उसके बारे में देखेंगे और अध्ययन करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी की गहराई में जाने पर क्या होता है। हम लोग जैसा जानते हैं, जैसे हम पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाते हैं तापमान घटने लगता है, पृथ्वी के धरती के मतलब पृथ्वी के नीचे जैसे जैसे हम लोग जाते हैं तापमान बढ़ने लगता है। तो हम लोग देखेंगे 32 मीटर की गहराई पर जाने पर तापमान में क्या होता है, 1 डिग्री सेल्सियस की क्या होती है, वृद्धि होने लगती है। हर 32 मीटर पर क्या होगा कि 1 डिग्री तापमान जो है वो बढ़ने लगेगा। और प्रथम 100 किलोमीटर तक, मतलब प्रथम 100 किलोमीटर क्या होगा, प्रत्येक किलोमीटर पर जब प्रथम 100 किलोमीटर हम क्रॉस करेंगे या प्रथम 100 किलोमीटर तक जब हम पृथ्वी के नीचे जाएंगे तो प्रत्येक किलोमीटर पर 12 डिग्री तापमान बढ़ता जाएगा। 32 मीटर की गहराई पे 1 डिग्री तापमान बढ़ेगा और प्रथम 100 किलोमीटर तक जब हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो पर किलोमीटर जो है वो 12 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता जाएगा। उसके बाद 300 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के बाद हम 300 किलोमीटर की गहराई तक जाएंगे, तब क्या होगा कि प्रत्येक किलोमीटर क्या होगा, 2 डिग्री तापमान बढ़ने लगेगा। उसके बाद 1 डिग्री तापमान बढ़ेगा, मतलब उसके बाद घट जाता है। अब हम लोग देखेंगे पृथ्वी की संरचना से संबंधित क्या क्या साधन है जिसके बारे में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। पहला तो प्राकृतिक साधन है। प्राकृतिक साधन में हम लोग क्या देखेंगे, पृथ्वी का घनत्व। प्राकृतिक साधन में हम लोग देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कैसे जान सकते हैं, तो पृथ्वी का घनत्व जो है उससे हम जान सकते हैं। जो प्रेशर होता है, दबाव होता है, उससे हम आंतरिक संरचना के बारे में जान सकते हैं। और तापक्रम, तापक्रम से भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि आंतरिक संरचना पृथ्वी की कैसी होगी। जैसे पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान बढ़ने लगता है 100 किलोमीटर तक, जो है कि पर किलोमीटर 12 डिग्री बढ़ता है। उसके बाद 300 किलोमीटर 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री तापमान हो जाता है। तो क्या होता है, आंतरिक संरचना के बारे में इससे पता लगाया जाता है। प्राकृतिक साधन में ही है। प्राकृतिक साधन में और हम किन तरीकों से पृथ्वी का आंतरिक संरचना के बारे में जान सकते हैं, ज्वालामुखी क्रिया, ज्वालामुखी क्रिया, भूकंप से, भूकंप विज्ञान के तहत हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जान सकते हैं कि ज्वालामुखी क्रिया के तहत हम जान सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। मतलब ज्वालामुखी जब उद्गार होता है तो उसमें से लावा मैग्मा वगैरह निकलता है, तो उससे भी साइंटिस्ट क्या करते हैं कि उसको भूवैज्ञानिक परीक्षण करते हैं कि पृथ्वी के अंदर की जो संरचना है वो कैसी होगी। अब हम लोग जानेंगे पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। पृथ्वी की जो त्रिज्या कितना है, 6371 किलोमीटर है। 6371 किलोमीटर है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी तक हम लोग पृथ्वी की जो संरचना है उसकी प्रत्यक्ष जानकारी हमारे पास कितना है, सिर्फ 8 किलोमीटर तक की है। ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ये एग्जाम में कई बार पूछता है कि प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी हमें सिर्फ 8 किलोमीटर तक ही है। ये खोजा गया था दक्षिण अफ्रीका की खान से, वहां से हम लोग को पता चला था। अब हम लोग जानेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग थोड़ा मैप से देखेंगे। मैप से देखेंगे हम लोग थोड़ा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम लोग देखेंगे कितने भाग में बांटा गया है, ठीक है। जो ऊपरी परत है उसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं। ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं, क्रस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हम लोग
क्रस्ट के बाद क्या आता है, ये क्रस्ट हो गया, उसके बाद भूपर्पटी है, भूपर्पटी है, ठीक है, मेंटल है, ठीक है, उसके बाद क्रूड है। इन तीनों को ही कई भाग में बांटा गया, जैसे कि मेंटल को दो भाग में, ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल, ठीक है, उसकी उसी तरह क्रोड को बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड में बांटा गया है। तो हम लोग देखेंगे इसका किलोमीटर, कितने किलोमीटर में, तो भूपर्पटी जो है वो 0 से 30 किलोमीटर तक है, ठीक है। उसके बाद जो मेंटल है, मेंटल जो है हमारा वो है 30 किलोमीटर के बाद 2900 किलोमीटर, क्या है वो मेंटल है। 2900 के बाद 6371 किलोमीटर जो है क्या है, वो क्रोड है, वो क्या है, क्रोड है, ठीक है। तो ये हम लोग अच्छे से याद रखेंगे। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि घनत्व भी बढ़ता जाता है। जैसे भूपर्पटी के बाद पृथ्वी का जो घनत्व है 2.9 से 3.3 है, मेंटल के पास 4.3 हो जाता है घनत्व, ठीक है। उसके बाद बाह्य क्रोड के पास 5.5 से 10 हो जाता है घनत्व, ठीक है। उसके बाद आंतरिक क्रोड के पास 12.3 से 13.3 हो जाता है। तो ये इसका जो घनत्व है। अब हम लोग देखेंगे पृथ्वी पर जो भूकंप आता है उनके तरंगों के बारे में हम लोग जानेंगे। पृथ्वी पर जो भूकंप आता है, भूकंप आने के बाद कितनी तरंगे आती हैं, ये सबको पता है कि 3 तरंगे होती हैं, 3 प्रकार की तरंगे होती हैं, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। तो सबसे पहले हम लोग पी तरंग के बारे में जानेंगे, पी तरंग के बारे में सब कुछ जानेंगे, पी तरंग क्या है उसके बारे में डिटेल जानेंगे। पी तरंग जो है इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी वेव्स, यानी कि प्राथमिक तरंगे कहते हैं। प्राइमरी वेव्स मतलब प्राथमिक तरंगे इसे कहा जाता है। अब प्राइमरी वेव्स की खासियत ये होती है कि ये तीनों माध्यम में संचरण कर सकता है, ठोस, द्रव, गैस, तीनों माध्यमों में, तीनों माध्यमों में संचरण करता है। और यह क्या होता है, ये भूकंप आने के बाद सबसे पहले, सर्वप्रथम ये संचरण करता है, सबसे पहले उत्पन्न होता है, सबसे पहले संचरण करता है, उत्पन्न होता है। यह अनुदैर्ध्य तरंग प्रकार की तरंग है, मतलब लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स अनुदैर्ध्य प्रकार की तरंग है। इसे सिर्फ जानवरों और मशीनों द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है, जानवरों तथा मशीनों द्वारा ही अनुभव किया जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे एस तरंग के बारे में। एस तरंग के बारे में हम लोग देखेंगे कि एस तरंग क्या है। इस तरंग को क्या कहते हैं, सेकेंडरी वेव्स कहते हैं। सेकेंडरी वेव मतलब द्वितीयक तरंग कहते हैं। यह जो तरंग है वो अनुप्रस्थ प्रकार की होती है। तरंग क्या होती है, ये अनुप्रस्थ प्रकार की होती है, ये अनुप्रस्थ प्रकार की तरंग होती है। इसे प्रकाशी तरंग भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश की तरह संचरण करती है, इसलिए प्रकाशी तरंग भी कहते हैं। और यह तरंग जो है वो पी तरंग की जस्ट बाद उत्पन्न होता है, पी तरंग के बाद उत्पन्न होता है, इसलिए इसको सेकेंडरी तरंग कहते हैं। लेकिन इसकी खासियत क्या है कि ये पी तरंग से ज्यादा खतरनाक होती है, ज्यादा हलचल पैदा करती है, पी की तुलना में ये अधिक हलचल पैदा करती है। और सबसे बड़ी खासियत की क्या है कि ये सिर्फ ठोस में विचरण करती है, ठोस में सिर्फ विचरण करती है, और यह मानव द्वारा महसूस किया जाता है। इस तरंग को मानव द्वारा महसूस किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे एल तरंग के बारे में। एल तरंग के बारे में लोग डालेंगे। तो एल तरंग क्या है, एल तरंग को क्या कहते हैं, लव वेव्स भी कहते हैं। इसको लव तरंग या लव वेव्स भी कहते हैं, क्योंकि जिसको खोज की थी उनका जो नाम था वो क्या था, एचपी लव था। इनका नाम एचपी लव था, इसलिए इसका नाम लव तरंग या लव वेव्स रख दिया गया। तो एचपी लव जो थे वो स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, और यह सबसे अंत में पैदा होती है, यह तरंग सबसे अंत में पैदा होती है, सबसे अंत में तरंग पैदा होती है, लेकिन सबसे ज्यादा विध्वंसक होती है, ठीक है। यह सतह पर पहुंचने के बाद, सतह पर मतलब जैसे ही सतह पर पहुंचती है, मतलब भूकंप यहां से उत्पन्न हुआ, ठीक है, यहां से चली, ये यहाँ पे सतह पर जब पहुंचेगी एल तरंग जो है, एल तरंग जो है सतह पर जब पहुंचेगी तो यही सतह पे ही विचरण करेगी, सतह पे ही विचरण करेगी, और सबसे ज्यादा विध्वंसक होती है। इसका संचरण मार्ग सबसे लंबा होता है, और ये सबसे धीमी गति से चलती है। इसकी खासियत क्या होती है, सबसे धीमी गति से चलती है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या खतरनाक, सबसे ज्यादा विध्वंसक होता है। इसी के कारण क्या होता है, समुद्र में सुनामी वगैरह जो आते हैं एल तरंग के कारण ही आते हैं। तो समुद्र में जो सुनामी आता है वो किसके कारण आता है, एल तरंग के कारण ही आता है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अगला है, हम जानेंगे मोहो स्केल, ठीक है।
मोह स्क्वायर क्या है, वो धातुओं की कठोरता को मापता है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो स्वेस महोदय ने किस तरीके से बांटा था, उनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो स्वेस महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भाग में बांटा, सियाल, सीमा और निफे। सियाल, सीमा और निफे। तो सियाल क्या है, वो सबसे ऊपरी परत है। ठीक है, मोटाई इसकी कितनी है, 100 किलोमीटर है। यह सिलिका तथा एल्यूमिनियम से बना है। सिलिका तथा एल्यूमिनियम, दो पार्ट इसको डिवाइड करेंगे। सियाल को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। सिलिका, सियाल, ये दो पार्ट से मिलके बना है, जैसे सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से मिलकर क्या बना है, सियाल बना है। ठीक, तो आसानी से याद कर सकते हैं सियाल परत किससे मिलकर बना है, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। बहुत ही सरल है। इसका जो घनत्व है वो 2.4 से 2.9 है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो सीमा है वो है मध्यवर्ती परत है। सीमा जो है मध्यवर्ती परत है, ये भी आसानी समझ सकते हैं। सी मतलब सिलिका, एम मतलब मैग्नीशियम। ठीक है, सिलिका प्लस मैग्नीशियम से मिलके बना है, इसलिए इसको सीमा कहा जाता है। इसका जो घनत्व है वो 4.7 है। निफे, निफे यह केंद्रीय परत है। निफे मतलब निकिल प्लस फेरस, यानी कि यह निकिल प्लस फेरस से मिलके बना है और मध्यवर्ती परत है। इसका जो घनत्व है वो 11 से 12 तक है। और यह जो है, यह परत जो है, निफे परत जो है, वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का आधार है। इन्होंने क्या, स्वेस महोदय ने कहा कि जो निफे है, निफे परत है, वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का ही आधार है। थोड़ा बहुत हम लोग पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में और कुछ जानेंगे। जैसे पृथ्वी का औसत घनत्व जो है वो कितना है, 5.5 ग्राम प्रति किलोमीटर प्रति सेंटीमीटर है। बाह्य घनत्व कितना है, 3 है। मध्य घनत्व कितना है, 5 है। आंतरिक परत कितनी है, 11 से 13.5 है। और हम लोग जानेंगे कि पृथ्वी की जब हम पृथ्वी के अंदर की तरफ हम लोग जाते हैं, तो आंतरिक गहराई की तरफ जाते हैं, तो प्रति 8 किलोमीटर तक, प्रति 8 किलोमीटर तक, जब हम पूरे 8 किलोमीटर के अंदर तक हम लोग जाएंगे, तो प्रति 32 किलोमीटर तक 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं। और पृथ्वी का जो कोर है वो निकिल और फेरस से मिलकर बना है, अभी हम लोग नीफे में देखा है। और पृथ्वी का जो मेंटल का भाग है वो पृथ्वी का 83% है। ये फैक्ट नोट डाउन करने लायक है, इसको नोट कर लीजिए कि पृथ्वी का जो मेंटल का भाग है वो टोटल तीनों भाग में सबसे ज्यादा है, 83% है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम और डिटेल जानेंगे। और हम लोग जानेंगे कि जैसे भूपर्पटी है, वो सबसे ऊपरी परत है, वो कितना है, टोटल 30 किलोमीटर तक। भूपर्पटी है वो टोटल कितना है, 30 किलोमीटर तक है। मेंटल जो है वो 30 से 2900 किलोमीटर तक है। ठीक है, हम लोग इसको ऐसे फिगर के माध्यम से देख लेंगे। ये भूपर्पटी है, ये कितना है, 0 से 30 किलोमीटर, 0 से 30 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये मान लेते हैं ये मेंटल है, ये 30 से 2900 किलोमीटर तक है। ये क्या है, ये क्रूड है। ये क्या है, क्रूड है। क्रूड कितना है, तो क्रूड है 2900 से 6371 किलोमीटर तक क्या है, क्रूड है।
तो फिगर के माध्यम से हम लोग जानेंगे अच्छे से, ठीक है। तो ये किलोमीटर वाला जो भी है, मतलब भूप्रपटी कितने किलोमीटर तक है, मंडल कितने किलोमीटर तक है, और आप करोड़ कितने किलोमीटर तक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फैक्चुअल है, इसको याद रख लीजिएगा। ये हमेशा पूछे जाने वाले एग्जाम में आते रहते हैं। हम लोग जानेंगे कि पृथ्वी का जो भूप्रपटी वाला क्षेत्र है वो पर्वतीय श्रृंखलाओं के क्षेत्र में, जहाँ पर्वत है वहाँ सबसे ज़्यादा मोटाई है, मतलब उसकी मोटाई सबसे ज़्यादा, भूप्रपटी की सबसे ज़्यादा मोटाई पर्वतीय क्षेत्र में है, 70 से 100 किलोमीटर के बीच में मोटी है, ठीक है। जो संबद्धता, जैसे क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में जो घनत्व संबंधी असंबद्धता है उसको कोनार्ड असंबद्धता कहते हैं, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। ऊपरी मेंटल तथा निचली मेंटल के बीच में जो घनत्व संबंधी असंबद्धता है उसको रेपिटिस असंबद्धता कहते हैं, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और इसका आयतन कितना है मेंटल का, 83% है, और द्रव्यमान कितना है, 68% है। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्रोड के बारे में हम लोग जानेंगे, तो बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के बीच जो असंबद्धता है, असंबद्धता उसको क्या कहते हैं, लेहमैन असंबद्धता कहते हैं। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कोनार्ड असंबद्धता किसके किसके बीच है, रेपिटी असंबद्धता किसके किसके बीच है, और लेहमैन असंबद्धता किसके किसके बीच है, ये एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। तो क्रोड जो है पृथ्वी का मात्र 16% है, और इसका द्रव्यमान कितना है, वो 32% है। तो ये नोट कर लीजिएगा, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम लोग पृथ्वी के बारे में संपूर्ण जान लेते हैं कि जो पृथ्वी से रिलेटेड जो क्रस्ट है वो किन किन तत्वों से मिलकर बना है, कितना परसेंट क्या है, वो हम लोग जान लेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि जो समस्त पृथ्वी है, ठीक है, एक तरफ है समस्त पृथ्वी और दूसरी तरफ है क्रस्ट। दोनों में हम देखेंगे समस्त पृथ्वी किससे मिलके बनी है और किसका परसेंटेज कितना है, और क्रस्ट किससे किससे मिलकर बना उसका परसेंटेज कितना है। तो लोहा जो है, पृथ्वी, समस्त पृथ्वी जो है सबसे ज़्यादा लोहा से मिलके बनी है, वो कितना है, 35% है, कितना है, 35% है। तो समस्त पृथ्वी जो है वो लोहा में, लोहा की मात्रा जो है समस्त पृथ्वी में सबसे ज़्यादा है, वो 35% है। उसके बाद जो है ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज़्यादा है, वो कितना है, 30% है। उसके बाद सिलिका की मात्रा सबसे ज़्यादा है, वो कितना है, 15% है। उसके बाद मैग्नीशियम की मात्रा है वो कितना है, 13% है। उसके बाद निकेल की मात्रा है वो कितना है, 2.4%। गंधक की मात्रा है 1.9%। कैल्शियम की मात्रा है 1.1%। और एल्यूमिनियम की मात्रा है 1.1%। तो समस्त पृथ्वी इन मुख्य मुख्य 8 तत्वों से मिलकर बनी है, जिसमें लोहा सबसे ज़्यादा है 35% और सबसे कम एल्यूमिनियम 1.1% से मिलकर बना है। हम लोग जानेंगे क्रस्ट के बारे में। तो क्रस्ट या भूप्रपटी देखेंगे, ये क्रस्ट जो है पृथ्वी का जो ऊपरी सबसे परत है वो किससे मिलकर बनी है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम लोग देखेंगे पृथ्वी का जो भूप्रपटी या क्रस्ट है वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन से मिलकर बना है, 46.8%। उसके बाद सिलिकॉन से मिलकर बना है 27.7%। उसके बाद एल्यूमिनियम से मिलकर बना है 8%। उसके बाद लोहा है 5%। उसके बाद मैग्नीशियम है 2%। उसके बाद कैल्शियम है 3.6%। उसके बाद पोटेशियम है 2.4% और सोडियम है 2.8%। तो भूप्रपटी जो है इन मुख्य रूप से 8 तत्वों से मिलकर बनी है, ठीक है। इसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। तो इसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, आपसे वन लाइनर भी पूछ सकते हैं कि समस्त पृथ्वी पे किसका परसेंटेज ज़्यादा है, क्रस्ट पे किसका परसेंटेज ज़्यादा है, हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। तो आज के लिए हमारी ज्योग्राफी की जो क्लास है यहीं पे समाप्त होती है, ठीक है। आप लोग आर का जो है हम लोग क्रैश कोर्स चला रहे हैं, उसको ज्वाइन करिए, उसको पढ़िए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, टेस्ट सीरीज भरपूर लगाइए। और ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप लोग हमारा वीडियो बराबर देखेंगे, निरंतर देखेंगे, हमारे जितने भी क्लास चल रहे हैं उसको फॉलो करेंगे, तो आर में 120 प्लस हम लोग जरूर पहुँचेंगे।
और हम आशा करेंगे कि आप लोग प्री क्वालिफाई हों। उसके बाद हम लोग मेंस की क्लास चलाएंगे, तो उसके बाद मेंस का भी आप लोग क्लास ज्वाइन करिए, पढ़िए, और हम आशा करेंगे कि आप लोग सिलेक्शन लें। आज के लिए इतना ही हम लोग वीडियो समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद।